हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 9 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में उत्तर प्रदेश को कौन सी ग्रेड मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड 1। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किस शहर में रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिमला। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुशांत सिंह राजपूत। अगला क्वेश्चन है, लेटे हुए गौतम बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। अगला क्वेश्चन है, अशोक कुमार 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के दौरान अंपायरिंग मुकाबलों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। निम्नलिखित में से किसने उन्हें नामांकित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ कार्यशाला की मेजबानी की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पटियाला। अगला क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता अजीत पाल सिंह की प्रसिद्ध फिल्म फायर इन द माउंटेन ने निम्नलिखित में से कौन से फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजल्स। और दोस्तों, ये क्वेश्चन कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बने? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, आर्थर मुई। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस जिले में खुदाई के दौरान चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति मिली है? ऑप्शन नंबर ए है सोनभद्र, बी है ललितपुर, सी है झांसी और डी है जालौन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर। ललितपुर कस्बा बार से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमरनाथ झूमरनाथ मंदिर के पास ग्राम ससुआ के बड़े तालाब के निकट खुदाई में भगवान शिव के गढ़ नंदी की सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्ति मिली है। यह मूर्ति चंदेल कालीन वंश की बताई जा रही है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो चंदेल कालीन मूर्ति है नंदी की, तो वो मूर्ति कहाँ पर मिली है? तो ये ललितपुर में मिली है। और ललितपुर में कहाँ पर? तो ससुआ नाम के गांव में ये मूर्ति खुदाई के दौरान पाई गई है। और दोस्तों, ऐसा बताया गया है कि इस स्थान पर पहले बहुत मंदिर हुआ करते थे और समय के साथ मंदिरों की देखभाल नहीं हुई और मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए। और उस स्थान को पुनः रमणीक बनाने के उद्देश्य से, यानी उस स्थान को पुनः से अच्छा करने के उद्देश्य से इन दिनों मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ पर खुदाई का कार्य चल रहा था। और इसी दौरान जब इसकी खुदाई की गई तो वहाँ पर ये ज़मीन के 3-4 फीट नीचे शिव जी के जो गढ़ नंदी थे उनकी मूर्ति यहाँ पर मिली है। और ये जो मूर्ति है वो सैकड़ों वर्ष पुरानी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मूर्ति कहाँ पर पाई गई है? ललितपुर में ये मूर्ति खुदाई के दौरान मिली है। अगला क्वेश्चन है, एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के 100 शहरों में कानपुर कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है पहले, बी है 5वें, सी है 10वें और डी है 8वें।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10वें स्थान पर। एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण जोखिम का बड़ा सामना कर रहे 100 शहरों को शामिल किया गया है। इस सूची में दिल्ली दूसरे स्थान पर, चेन्नई तीसरे, आगरा छठवें, कानपुर 10वें, जयपुर 22वें, लखनऊ 24वें, बेंगलुरु 25वें और मुंबई 27वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण जोखिम का सबसे बड़ा कारण है। इस सूची में पहले स्थान पर इंडोनेशिया का जकार्ता शहर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पर्यावरण जोखिम का सामना कर रहे 100 शहरों में भारत के 43 शहर हैं और 37 शहर ये चीन के हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 100 शहरों को शामिल किया गया और इन 100 शहरों में जो भारत के शहर हैं तो वो 43 शहर भारत के इसमें रहे हैं और 37 शहर जो हैं वो चीन के हैं। और सबसे पहले स्थान पर जो शहर रहा है, यानी जो सबसे ज़्यादा जोखिम का, पर्यावरण जोखिम का सामना करने वाला शहर माना गया है, वो है इंडोनेशिया का जकार्ता शहर। और अगर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो आगरा है वो 6वें स्थान पर रहा है, कानपुर 10वें स्थान पर है और लखनऊ 24वें स्थान पर रहा है। तो ये रैंकिंग आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा लेदर फुटवियर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है आगरा, सी है कानपुर और डी है बलिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर के रमईपुर में 451 करोड़ रुपए से 250 एकड़ में मेगा लेदर फुटवियर एंड एसेसरीज क्लस्टर बनाने जा रही है। यूपीसीडा ने क्लस्टर के लिए 240.18 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए जाने को मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का गठन किया गया है। कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। करीब 50,000 लोगों को डायरेक्ट और 1.5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के चमड़ा उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाओं के साथ एक वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश में जो मेगा लेदर फुटवियर एंड एसेसरीज क्लस्टर बनाया जा रहा है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रमईपुर में इसे स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 110वीं, बी है 117वीं, सी है 121वीं और डी है 125वीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 117वीं। हाल ही में द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत 117वें पायदान पर है। भारत की रैंकिंग भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कम है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। 2020 में भारत 115वें स्थान पर था। रैंकिंग में यह गिरावट SDG 2, SDG 5 और SDG 9 से संबंधित प्रमुख चुनौतियों के कारण दर्ज की गई है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI के मामले में भारत 180 देशों में 168वें स्थान पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल ही में द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो उसके मुताबिक भारत 2021 में 117वें पायदान पर रहा है और 2020 की अगर बात करें तो भारत 115वें स्थान पर था। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक वर्ड है SDG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सतत विकास लक्ष्य। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये गिरावट है 2021 में वो SDG 2, SDG 5 और SDG 9 से संबंधित चुनौतियों के कारण दर्ज की गई है। तो SDG 2, 5 और 9 के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं? तो SDG जो 2 है उसके अंतर्गत भूखमरी की समाप्ति और SDG जो 5 है उसके अंतर्गत लैंगिक समानता और SDG जो 9 है उसके अंतर्गत उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं इनको इसमें शामिल किया गया था।
और दोस्तों आपको बता दें कि जो ये रिपोर्ट जारी की गई है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 17 SDG को अपनाया है। यानी जो सतत विकास लक्ष्य हैं तो 17 तरह की जो SDG हैं उसको इसमें अपनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 117 पायदान पर इंडिया रहा है। अगला क्वेश्चन है, रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है असम और डी है उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम। हाल ही में रायमोना को असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। यह नेशनल पार्क असम के कोकराझार जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है। असम के अन्य 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू सैखोवा हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पूर्वी असम का देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य 7वें राष्ट्रीय उद्यान बनने की प्रक्रिया में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि असम में अब जो है 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। तो छठा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा बनाया गया है? तो रायमोना को हाल ही में असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। और इसके साथ ही जो पर्यावरण दिवस है उसके अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा है कि असम का जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है उसे 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। तो ये बात भी वहाँ पर कही गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब असम में कुल मिलाकर के कितने हो गए हैं? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। और दोस्तों जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व के 2/3 यानी 2/3 जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1985 में, कब ध्यान रखना है, 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है तो इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो जून 2011 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि रायमोना असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अब असम की यहाँ पर बात है तो असम के बारे में जानते हैं। ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और दोस्तों असम में कितने ज़िले हैं? तो 33 असम में ज़िले हैं। असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और असम में राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य की पहल है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है झारखंड, सी है तेलंगाना और डी है हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत पूरे राज्य में 75 या उससे अधिक साल से ऊपर के पेड़ों की पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को इस योजना में शामिल कर उनकी देखभाल की जाएगी। इसके तहत ऐसे प्रत्येक पेड़ की रखरखाव के लिए 1 साल के लिए 2500 रुपये प्रत्येक पंचायत को दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ऑक्सी वन की भी घोषणा की है। ऑक्सी वन के लिए ज़मीन की पहचान कर ली गई है जिस पर 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की घोषणा की है। अब दोस्तों ये जो योजना है वो हरियाणा में शुरू की गई है। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और मैप में हरियाणा की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो ज़िले हैं वो कितने हैं? तो 22 ज़िले हरियाणा में हैं और हरियाणा के राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और लोकसभा सीटों की संख्या है 10। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है मिशन शक्ति कार्यक्रम, बी है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, सी है जल जीवन मिशन और डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। भारत ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया।
स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत ने कौन सी एक पहल शुरू की है, तो मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज ये पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है रंजीत सिंह दिसाले, बी है राहुल सचदेवा, सी है अनुपम सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दिसाले को जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। दिसाले को लड़कियों की शिक्षा और QR कोड आधारित किताबों के अभियान को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था और उन्हें साल 2009 में मवेशियों वाले बाड़े को स्कूल में बदलकर शिक्षण कार्य शुरू किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि दिसाले को लड़कियों की शिक्षा और QR कोड आधारित किताबों के अभियान को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों विश्व बैंक की अगर बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 6 जून, बी है 7 जून, सी है 8 जून और डी है 9 जून। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 8 जून। प्रत्येक साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से लोगों के महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस पर हर साल एक नई थीम का चुनाव किया जाता है और 2021 की थीम क्या है? तो ध्यान रखना है 2021 के विश्व महासागर दिवस की थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड रखी गई है। पहला विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया था? तो 8 जून 2009 को पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बूथ स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से सामूहिक टीकाकरण शुरू करने के लिए एक अभियान की घोषणा की है। इस अभियान का नाम जहां वोट वहां वैक्सीनेशन है। तहत लोगों को टीकाकरण के लिए अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर जाने की बात कही गई ताकि जल्द ही घर घर टीकाकरण किया जा सके। सरकार का लक्ष्य अगले 4 सप्ताह में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन जो अभियान है ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने इसे शुरू किया है। और किस लिए किया गया है? तो वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये थे 9 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये है आज का क्वेश्चन, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है नादिर विसेर, बी है सिफान हसन, सी है हान्ना कुलेन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।